हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरव सर की ऑनलाइन पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर टेस्ट जो आपकी अभी अप्रैल में आने वाली है। उसके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक है वो स्टैंडर्ड 6 की साइंस की है और सारे ही क्वेश्चंस जो है वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने की संभावना पूरी है उसी के बारे में है। जैसे कि आप जानते हो इसका सिलेबस जो है वो नवंबर से लेके मार्च तक यानी कि सेमेस्टर 2 का होने वाला है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है वो 2025-26 की 3 से लेके 8 की उसका टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि ये 6 स्टैंडर्ड साइंस का है तो 6 से 8 साइंस का पेपर जो है वो आपका 17 अप्रैल 2026 के दिन फ्राइडे के दिन है और वक्त होगा 8 से 11 बजे का। तो बिना वक्त को बर्बाद किए जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है? तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट। नीचे दिए गए में से कौन सा न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या सारे? तो ये सारे के सारे ही न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट मतलब ऐसी चीज़ें जो शरीर को ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। सेकेंड एमसीक्यू है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश। रात को ना दिखना कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी यानी कि कमी की वजह से होता है? तो वे विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तीसरा सवाल है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज डैश। ऐसी प्रोसेस जिसे हम भारी चीज़ों और हल्की चीज़ों को हवा के माध्यम से अलग अलग कर पाए उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विनोविंग। राइट। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स इन प्लांट्स। पौधों के अंदर सबसे मुख्य काम रूट्स का क्या होता है? मूल का क्या काम होता है? तो उसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कॉम्पोनेंट। ऐसा इसमें से दिया गया कौन सा एग्जाम्पल है अबायोटिक कंपोनेंट का? तो प्लांट नहीं है, एनिमल नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, सॉइल जो है वो आपका एग्जाम्पल है अबायोटिक कंपोनेंट का। सिक्स्थ, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली इज कॉल्ड। ऐसी चीज जिसके थ्रू रोशनी आर पार हो सके उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। सेवेंथ, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज डैश। हवा के अंदर मेजोरिटी कौन सी चीज होती है? तो नाइट्रोजन जो है वो 78% सबसे ज्यादा होता है। विच गैस सपोर्ट्स बर्निंग। कौन सा गैस दिए गए में से जलने के लिए सपोर्ट करता है? तो वो है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस आपको पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के लिए, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि या तो बिजली या तो गर्मी को अपने अंदर से बहने दे। तो अच्छे कंडक्टर कौन से हैं इसमें से ढूंढ के आपको लिखने हैं और बुरे कंडक्टर कौन से हैं इसमें से ढूंढ के आपको क्लासीफाई यानी कि अलग अलग करना है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है। इसमें से फॉर एग्जांपल कॉपर है तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर क्योंकि वो मेटल है। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर के अंदर आपको कॉपर लिख देना है। ये मेटल और अदर मैंने ज़्यादा लिखा है, आप डायरेक्टली नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बिजली को कंडक्ट नहीं करता तो डिस्टिल्ड वाटर को आप बैड कंडक्टर के अंदर डाल दीजिए। इसी तरीके से सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए हैं, जैसे कि गुड कंडक्टर के अंदर है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट, टैप वाटर और ह्यूमन बॉडी। बैड कंडक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ड्राई क्लोथ सूखा हुआ कपड़ा। गीला हुआ कपड़ा होगा तो वो कंडक्टर में आ जाएगा। एयर, थर्मोकॉल, डिस्टिल्ड वाटर, केरोसिन और हनी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैड कंडक्टर हैं। यहाँ पे जो इमेज है वो बस और आपके रेफरेंस के लिए ही है, जानकारी के लिए। इसको बनाने की या ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मैग्नेट से चिपक जाती है और कौन सी है जो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकती? चाबी, रबर, स्केल, कॉइन। अच्छा, स्केल में यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक, अगर मेटल की लिखी हो तो वो मैग्नेटिक में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मटेरियल में की, कॉइन, आयरन नेल, लोहे की कील। नॉन मैग्नेटिक में है रबर, प्लास्टिक की स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल
और वुल, ये सारी चीज़ें नॉन मैग्नेटिक है। यहाँ पे भी आपके रेफरेंस के लिए, बस जानकारी के लिए आपके लिए इमेज दी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बिटवीन सॉल्यूबल एंड नॉन सॉल्यूबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो पानी में घुल जाए और ऐसी चीज़ें जो पानी में ना घुले, उसका क्लासिफिकेशन। तो कौन सी चीज़ें पानी में घुल सकती है दिए गए में से? नमक घुल सकता है, शुगर घुल सकती है, हनी घुल सकता है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का पाउडर होता है वो भी घुल सकता है, लेमन जूस, नींबू भी घुल सकता है। कौन सी चीज़ घुल नहीं सकती? सैंड, रेत नहीं घुल सकती, चॉक का पाउडर नहीं घुल सकता, सॉ डस्ट, सॉ मतलब आप कट करते हो तब लकड़ी का वो जो कट होके बच जाता है डस्ट, दैट इज सॉ डस्ट। कुकिंग ऑयल जो है वो इनसॉल्युबल है। प्लास्टिक का कचरा या कांच का कचरा जो है वो सारी चीज़ें इनसॉल्युबल है, वो उसमें घुलेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देख सके, और ओपेक, जिसके आर पार ना देख सके, ऐसी चीज़ों को क्लासिफाई करिए। ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है? विंडो पैन, खिड़की का कांच, स्पेक्टेकल्स आपके चश्मे, एयर हवा, पानी, पृथ्वी के बाहर का आउटर स्पेस, सूरज की रोशनी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देखा जा सकता है। ओपेक, जिसके आर पार ना देखा जा सके, वैसी चीज़ें हैं सिरामिक कॉफ़ी मग, आप जिसमें कॉफ़ी या चाय पीते हैं, सिरामिक का मग्गा। कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स हो उसके आर पार नहीं देख सकते, दूध के आर पार नहीं देख सकते, चांद के आर पार नहीं देख सकते। तो ये सारी ओपेक की कैटेगरी में आते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन है डिटेल में आंसर लिखने के लिए। पहला सवाल जो है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर? कैसे पौधे और जानवर एक दूसरे को हवा के लेन देन में मदद करते हैं एटमॉस्फेयर में? तो सीधी सी बात है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं और उसी ऑक्सीजन को जानवर कंज्यूम करते हैं। जानवर जो है वो एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो प्लांट्स जो है वो अपनी सांसों के अंदर लेते हैं। तो हम दोनों ही एक दूसरे को मदद करते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और हमारे में ये प्रोसेस उल्टी है, बस हम खाना नहीं बनाते। तो इस तरीके से आप जवाब लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैक्टस इज एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। कैसे कैक्टस जो है वो अपने आप को डेजर्ट यानी कि रण प्रदेश में भी जिंदा रखने में काबिल है? तो उसका पहला पॉइंट है, द लीव्स ऑफ द कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कैक्टस के जो भी पत्ते होते हैं ना वो कांटेदार होते हैं, जिसकी वजह से पानी उससे आसानी से बाहर नहीं जा पाता। विच रिड्यूस वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स। उससे पानी की खपत भी कम हो जाती है और दूसरे जानवर भी इसको खाना पसंद नहीं करते कांटे की वजह से। द स्टेम इज थिक एंड फ्लैशी। इसका जो स्टेम है, ये वाला हिस्सा जो है वो थिक यानी कि मोटा और फ्लैशी यानी कि चमड़ीदार होता है। विच स्टोर्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यही वो हिस्सा है जो पानी को लंबे वक्त तक स्टोर करके रख सकता है। द स्टेम इज ग्रीन। इसकी जो स्टेम है वो हरे कलर की होती है। एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। दूसरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सिर्फ पत्तों से फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि कैक्टस जो है वो पूरा शरीर जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। द रूट्स स्प्रेड वाइडली इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर क्विकली व्हेन इट रेन्स। और इसके रूट्स जो है वो जनरली पेड़ों के रूट्स गहरे होते हैं, राइट, पर कैक्टस के रूट्स फैले हुए होते हैं इस तरीके से। तो जब भी बारिश होती है वो ज़्यादा पानी अपने अंदर खींच पाते हैं। इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से कैक्टस जो है वो अपने आप को रेत वाले बड़े से मैदान में भी अपने आप को बचा के रख सकता है। तीसरा है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हवा की हाजिर होने की वजह से आप कर सकते हैं? तो इसमें आपके रेफरेंस के लिए फिगर दी है, पर उसको वन बाय वन समझ लेते हैं। इट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाने के लिए हवा ज़रूरी है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, सांस लेने के लिए हम हवा का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प्स इन कम्बुशन ऑफ फ्यूल, किसी चीज़ को जलाने के लिए हवा की हाजिरी ज़रूरी होती है। इट हेल्प्स इन सेलिंग ऑफ बोट।
बोट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। एयरप्लेन्स में भी हवा की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स इन पावर जनरेशन फ्रॉम विंड मिल, और विंड मिल से अगर हमें पावर प्रोड्यूस करना है तो भी हवा की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने कोई भी 5 मांगी है, आप 5 से ज़्यादा लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट। हाउ कैन यू से दैट मैंगो ट्री इज लिविंग? आप कैसे बता सकते हो कि आम का पेड़ जो है वो जिंदा है? राइट। तो मैंगो ट्री इज लिविंग थिंग बिकॉज ये जिंदा है क्योंकि इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वही सारे लक्षण दिखाता है जो जिंदा चीज़ों के होते हैं। कौन से? इट ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट टू अ बिग ट्री। पौधे से लेके बड़े पेड़ तक ये अपने आप को ग्रो करता है। उसको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और सूरज की रोशनी भी चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। ये फूल भी बनाता है और फ्रूट भी बनाता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। ये जो है आसपास की चीज़ों के साथ रिस्पॉन्ड भी करता है, जैसे कि सूरज के तरफ ही बढ़ना, उल्टी दिशा में ना बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें जिंदा चीज़ों के अंदर होती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मैंगो का पेड़ जो है वो जिंदा है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक टू कीप मैग्नेट सेफ? आप मैग्नेट्स को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे? टू कीप मैग्नेट सेफ, अगर मैग्नेट को सेफ रखना है तो उनको गिराइए मत, गरम ना करे या उनके ऊपर हथौड़ा ना मारे। स्टोर बार मैग्नेट्स इन अ पेयर विथ ऑपोजिट पोल्स टुगेदर। जब भी आपके पास झुड़ियों में मैग्नेट हो तो उल्टे पोल्स को चिपका के रखे, यानी कि नॉर्थ को साउथ से और साउथ को नॉर्थ से। सेपरेटेड बाय वुड एंड सॉफ्ट आयरन कीपर्स, उसको लकड़ी या आयरन कीपर से दूर रखे, लकड़ी के अंदर ही रखे, स्टोर करे। कीप देम अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फोन्स, उनको मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रखें। मैग्नेट को कुछ नहीं होगा पर महंगी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएगी। स्पेशली फ्रॉम अ पावरफुल मैग्नेट से दूर ही रखें, वरना मैग्नेट को कुछ नहीं होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो ये 3 चीज़ें की वजह से ही मैग्नेट ख़राब होता है। आगे बढ़ते हैं। वाई वी कैन नॉट सी अ बुक केप्ट इन अ डार्क रूम? अंधेरे में रखी हुई किताब को हम क्यों नहीं देख सकते? तो वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब कोई भी किस्म की रोशनी उसके ऊपर पड़े। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट सरफेस एंड एंटर अवर आइज, उसके ऊपर टकराने के बाद हमारी आंखों के अंदर जाए। इन अ डार्क रूम देर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट। अगर अंधेरा कमरा है तो उसमें रोशनी का कोई भी सोर्स नहीं होता है। दस नो लाइट्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी वजह से कोई भी रोशनी उस किताब के ऊपर नहीं पड़ेगी और ना ही रिफ्लेक्ट होगी, ना ही हमारे आंखों के अंदर जाएगी। हेंस वी डू नॉट सी दैम, इसी वजह से हम उनको नहीं देख पाते। दिस इज वाई वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम। इसी वजह से अंधेरे कमरे में किताब तो क्या, कोई भी चीज़ रखी हो, हम उसको नहीं देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस, वैज्ञानिक कारण दीजिए। क्या कारण देने हैं? सबसे पहला है, कैमल कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट। ऊंट जो है वो डेजर्ट के अंदर अपने आप को जिंदा रख सकता है। क्यों? कारण दीजिए। हम्प ऑफ द कैमल कैन स्टोर फैट विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मंथ्स। ऊंट के पास ना ऐसे 2 हम्प होते हैं, कभी 2 भी होते हैं, कभी एक भी होते हैं। इस हम्प के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होता है और इसी फैट की वजह से वो बिना खाए भी रेत के मैदान में दौड़ सकते हैं। कहीं महीनों तक नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। दे हैव द एबिलिटी टू इंटेक अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ गिवन टाइम। वो एक ही वक्त में कई ज़्यादा लीटर पानी पी सकते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे पानी स्टोर होता है, पर ऐसा नहीं है। उसके पेट के अंदर पानी स्टोर होता है। एंड यूज देयर एज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट। और इस पानी को स्टोर रखने के बाद जब रेतीले मैदान में ज़रा भी पानी ना हो तब वो वहाँ से वापस पानी को पीते हैं। सो अ कैमल कैन लिव इन द डेजर्ट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी वजह से ऊँट एकमात्र ऐसा प्राणी है जो रेत के मैदान में कई महीनों तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीज हैव अ कॉन शेप्ड इन माउंटेन रीजन्स। पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं उनका शेप कोन के शेप जैसा क्यों होता है? कारण दीजिए। तो mountains trees are cone shaped like furs or pins, so snow slides off easily। पहाड़ों के ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और कभी अगर बर्फ़ गिरती है तो इस शेप की वजह से बर्फ़ इसके ऊपर टिकी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। प्रिवेंटिंग ब्रांच ब्रेकेज, जो उसी वजह से पेड़ जो है वो टूटेगा नहीं।
एंड स्ट्रॉन्ग विंड पास बाय विथ लेस रेजिस्टेंस, और क्योंकि इनका शेप कोन के जैसा है तो अगर तेज हवा भी आती है तो ये गिरते नहीं हैं, हेल्पिंग देम टू सर्वाइव कोल्ड, और इसी वजह से ठंडियों में ये अपने आप को बचा लेते हैं, स्नोवी बहुत हवा हो तो बचा लेते हैं, विंडी कंडीशंस बहुत तेज हवाएं चल रही हो तो भी बचा लेते हैं, विद देयर स्लोपिंग ब्रांचेस एंड वैक्सी नीडल्स, उनके स्लोप ब्रांच की होने की वजह से, और वैक्सी नीडल, वैक्सी मतलब मोम कैसा चिपचिपा होता है वैसे चिपचिपे होने की वजह से यहाँ से कोई भी चीज टिकती नहीं है, फिसल के गिर जाती है। दिस शेप ऑल्सो हेल्प देम टू कैच सनलाइट इफिशिएंटली एंड शेड वाटर, अडेप्टिंग टू द हार्श एनवायरनमेंट, और इन्हीं शेप की वजह से सूरज की रोशनी को भी काफ़ी अच्छा पकड़ लेते हैं और पानी को भी अच्छे से पकड़ लेते हैं, बारिश हुई ना तो ये पूरा मूल में ही जाता है ऐसे शेप की वजह से। तो इन्हीं के कारणों की वजह से पहाड़ों के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो कोन शेप के ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ लंप ऑफ वुल विल श्रिंक इन द वाटर, ऊन का कोई भी कपड़ा होगा तो उसको जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो सिकुड़ता है, राइट? क्यों सिकुड़ता है? अ लंप ऑफ वुल श्रिंक्स इन अ वाटर बिकॉज द ट्रैप्ड एयर बिटवीन इट्स फ्लफी फाइबर्स गेट रिप्लेस्ड बाय वाटर, ऊन के बीच में जो हवा फंसी हुई होती है जब आप उसको पानी में डालते हो तो उस हवा की जगह पानी ले लेता है, कॉजिंग द फाइबर्स टू कम क्लोजर, और पानी जो है वो कोहेसिव होता है, कोहेसिव का मतलब है वो पानी पानी को खींचता है, तो पानी पानी को खींचने की वजह से पूरा जो वूल है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, मेकिंग द होल लंप स्मॉलर एंड डेंसर, और इसी की वजह से ऊन काफ़ी छोटा हो जाता है और काफ़ी भारी भी लगता है। अ कॉन्सेप्ट ऑफन शोन विथ अ कॉटन वूल, और ये जो है वो कॉटन के वूल के अंदर भी देखा जाता है और आसानी से देखा जाता है। Wool fibers have tiny scales that are interlocked when wet and agitated, causing shrinkage and felting, especially with the heat and washing. वूल के जो फाइबर्स होते हैं उसके पास भी काफ़ी छोटे छोटे स्केल पे इंटरलॉक होते हैं, जब वो गीले होते हैं तब एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, एजिटेटेड होते हैं तब, और उसी की वजह से वो श्रिंक होते हैं और छोटे लगने लगते हैं, पर जब उसको गर्मी हीट या वॉशिंग कर रहे हैं ना तो फिर वापस वो नॉर्मल भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, अगर घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो उस इलेक्ट्रिशियन को रबर के ग्लोव्स क्यों पहनने चाहिए? एन इलेक्ट्रिशियन वेयर्स रबर ग्लोव्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर, उसको ये इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि इनको पहनने से वो शॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मीनिंग इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सीधा मतलब यही है कि रबर के ग्लोव जो है वो बिजली को कंडक्ट नहीं कर पाते। प्रोटेक्टिंग them फ्रॉम लाइव वायर्स, और अगर किसी वायर में बिजली दौड़ रही हो तो उनको डायरेक्ट शॉक नहीं लगेगा। वेर एज द ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, अगर इनको नहीं पहना गया तो इंसानी शरीर अच्छा कंडक्टर है, ऐसा हमने क्लासिफिकेशन में देखा। मेकिंग इट डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली, और अगर बिना इन्हें पहने बिजली के वायर को अगर टच हो जाता है तो हमारी मौत भी हो सकती है। दिस ग्लोव्स एक्ट एज अ सेफ्टी बैरियर, इसी वजह से ये जो ग्लोव्स है वो सेफ्टी बैरियर यानी कि दीवार की तरह काम करते हैं, स्टॉपिंग करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू देयर हैंड्स टू देयर बॉडी, और उसी वजह से हाथ के जरिए शरीर के अंदर बिजली नहीं दौड़ती, अगर ऐसा होता है तो सीरियस इंजरी या फिर वर्स्ट केस में मौत भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद them, पहाड़ों पे चढ़ने वाले माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड्स द एयर हैज़ लेस ऑक्सीजन, जब भी आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हवा होती है पर ऑक्सीजन भारी गैस होने की वजह से नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, विच कैन मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, और उसी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड विथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू हेल्प देम ब्रीथ बेटर एंड स्टे सेफ वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और इसी वजह से अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा तो उनको पहाड़ चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और इसी वजह से जब वो पहाड़ चढ़ते हैं ऊंचे पहाड़ तब वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़रूर ले जाते हैं। सिक्स्थ, वाई डज अ बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन,
क्यों कोई बार मैग्नेट जब उसको लटकाया जाए तब हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन दिखाता है? A bar magnet always points north because it is attracted to Earth's magnetic north pole. ये इसलिए नॉर्थ पोल दिखाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक बड़ा मैग्नेट है, और पृथ्वी के साउथ पोल के तरफ यहाँ का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है. This happens because Earth itself act like a big magnet with its own north and south pole. हमारी पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और उसके खुद के भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है. So when we use a bar magnet, one end is naturally drawn point towards the north direction, while the other is repelled by it, making it point towards the south. इसी वजह से एक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा. इसी वजह से कोई भी बार मैग्नेट हो, अगर उसको खुला लटकाया जाए या आपके पास कोई कंपास हो, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखाएगा. ये हमारी मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन है और ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है. तो साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन, इसलिए ये इसी तरफ दिखाएगा. सेवेंथ, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? क्यों हम अपने पैरों को एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे नहीं ले सकते? एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, क्यों हमें मीटर टेप ही चाहिए? तो सीधी सीधी सी बात है, हर किसी का पैर सेम नहीं होता, हर किसी की स्पीड सेम नहीं होती, हर किसी का हाथ सेम नहीं होता. उसी वजह से स्टैंडर्ड में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की लेंथ अलग होती है, तो यूनिट जो है मेजरमेंट में अलग होता जाएगा, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. आगे बढ़ते हैं. वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन अ ग्रास लैंड? घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों के लिए रफ्तार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? दैट लिव दैट, जो वहाँ पे रहते हैं, समझाइए. सीधी सी बात है, अगर आपके पास रफ्तार नहीं है तो घास वाले मैदान के अंदर आपका शिकार हो जाएगा. इसलिए जिसकी रफ्तार ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लंबा जिएगा, ज़्यादा खाना खा पाएगा. राइट. अगर आपके पास रफ्तार नहीं है तो आपके पास या तो ऊंचाई होनी चाहिए या तो आपके पास वजन होना चाहिए. राइट. इन इन दोनों के पास उतनी रफ्तार नहीं है, इसके पास काफ़ी रफ्तार होती है. राइट. तो सीधी सी बात है, अगर घास के मैदान में रहते हैं और अगर शिकारियों से बचना है तो आपकी रफ्तार अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि हिरन हिरन की रफ्तार अच्छी होती है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट में आंसर दीजिए 2 मार्क के लिए. What is a circular motion? Circular motion क्या होता है? The motion in which the objects move along a circular path is called circular motion. ऐसा मोशन जिसमें कोई भी चीज़ गोल गोल घूम रही हो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. उदाहरण के तौर पे घड़ी के कांटे गोल गोल घूमते हैं, पंखे के ब्लेड्स गोल गोल घूमते हैं, वगैरह और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द गिवन मेजरमेंट्स इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. छोटे से बड़े यूनिट में इसको लिखिए. मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. तो आपको पता ही होगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर. तो मिली सबसे छोटा होता है और डेका, हेक्टो, किलो, किलो सबसे बड़ा होता है. तो किलो सबसे बड़ा, मिली सबसे छोटा, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर. तो ये जो है वो सही ऑर्डर है छोटे से बड़े क्रम में. आगे बढ़ते हैं. राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के प्रॉपर्टीज यानी कि लक्षण बताए. तो मैग्नेट का पहला लक्षण यह है कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. ऐसा मटेरियल जो फेरस और मैग्नेट आयरन से बना हो उनको वो खींचता है, उसके ऊपर वो चिपक जाता है. द मैग्नेट सिमिलर पोल रिपेल इच अदर. अगर मैग्नेट के सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होता है, साउथ साउथ के बीच में रिपल्शन होता है. वेरेस, जबकि ऑपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है. जैसे कि साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन और नॉर्थ के साउथ के बीच में अट्रैक्शन. अ हंग मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ. अगर किसी मैग्नेट को आप टांग देते हो तो वो हमेशा एक ही दिशा में अटक जाएगा, जो कि है नॉर्थ और साउथ. द मैग्नेट्स पोल्स आर अरेंज्ड इन अ पैर्स. मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो, वो अलग अलग पोल्स वाला नहीं होता, उसके पास एक जोड़ी पोल यानी कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता ही है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? हवा कौन कौन सी चीज़ों की बनी हुई होती है? तो हवा जो है वो मेनली 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है. ये मेजोरिटी पार्ट है. राइट. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. बाकी जो है 1% जो है अदर गैसेस है, जैसे कि पानी की भाप हो गया, धूल हो गया, वगैरह वगैरह. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है. राइट. तो इस तरीके से हवा जो है कई सारी चीज़ों से मिलके बनती है.
स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। शेप्स के आधार पे कौन कौन से किस्म के मैग्नेट्स होते हैं उनके बारे में बताइए। तो कॉमन शेप्स जो आपकी क्लास के हिसाब से होते हैं वो है हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल के जैसा मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार के जैसा मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट यानी कि गोल मैग्नेट डिस्क के जैसा, इस तरीके का ये जो है ना सर्कुलर, इसको डिस्क मैग्नेट भी कहते हैं। स्फेरिकल मैग्नेट्स, गोलियों के जैसा, बॉल के जैसा मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ये रिंग मैग्नेट है। सिलेंडर मैग्नेट भी होते हैं, सिलेंडर शेप का, ये रहा। और कई सारे मैग्नेट जैसे कि नीडल मैग्नेट भी है, यू शेप मैग्नेट भी है, रॉड मैग्नेट भी होता है, ओवल मैग्नेट भी होता है, कई सारे होते हैं। बट आपके सिलेबस के हिसाब से अगर आप इतना लिखेंगे तो काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास का इस्तेमाल हम दिशा ढूंढने के लिए कैसे कर सकते हैं। कंपास आर मेनली यूज टू नेविगेट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑन द नो ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर अगर आपको दिशा ढूंढना है तो उसके इस्तेमाल के लिए हम कंपास यूज करते हैं। दिस वर्क्स बिकॉज द अर्थ इट सेल्फ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक बड़ा सा मैग्नेट है। हाँ, सिमिलर, जो बार मैग्नेट के जैसा ही आप समझिए, वो स्फेरिकल मैग्नेट है पर बार मैग्नेट समझिए। द कंपास नीडल अलाइंस विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन वो मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन की तरफ जाता है और उसी तरीके से हम उसकी दिशा को तय कर पाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू फाइंड अ नेल इफ इट इज फॉल फ्रॉम योर हैंड ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए कि आपको घास के मैदान में आपसे कील गिर गई, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे। तो मैग्नेट से, क्योंकि मैग्नेट जो है वो कील को चिपका लेती है। तो इसी का फायदा उठाते हुए हम घास में गुम हुई सुई को आराम से ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एक्टिविटी। एक्टिविटी को समझाइए, 3 मार्क का सवाल है जिसमें पहला है राइट द एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी एक्टिविटी बताइए जिससे हमें पता चले कि रोशनी जो है वो सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। मटेरियल चाहिए, 3 कार्डबोर्ड शीट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो ड्राइंग है वो आपको बनानी है, ये रेफरेंस के लिए नहीं है। ये क्योंकि एक्टिविटी तो है, तो एक्टिविटी में मटेरियल, सेटअप, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कैंडल चाहिए, पिन होल, पंच चाहिए और एक अंधेरा कमरा चाहिए। इस तरीके से आपको सेटअप करना है, कैंडल रखनी है और 3 कार्डबोर्ड रखना है। आप कैंडल की रोशनी को तभी देख पाएंगे जब ये तीनों कार्डबोर्ड एक ही लाइन में होंगे, और इसी वजह से हम बोल पाएंगे कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है। अगर इसमें से किसी एक को भी आपने खिसका दिया तो आप रोशनी को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए लाइट ट्रैवल्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं, एक बार आराम से पढ़ लीजिए, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। चलिए, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज़ों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो पहला है ग्रोथ, वो ग्रो होते हैं। रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने ही जैसे दूसरों को बना सकते हैं। रिस्पॉन्स देते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो जिंदा चीज़ों के कैरेक्टर यानी कि लक्षण हैं। राइट, इन चीज़ों को आप याद रख लीजिए, एग्जाम में काम आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैक्टस इज एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आगे सेम क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में भी है। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में अगर आपको करना है तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो 3250 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 102030 बाद में डंडी, तो 102030 बाद में डॉट, तो 3250 यानी कि 3.25 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर करना है तो मल्टीप्लाई 100, मीटर को मिलीमीटर करना है तो मल्टीप्लाई 1000। तो 1.65 इंटू 100 करेंगे तो 165, और 1.65 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 1650 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स हाउ पीपल यूज टू मेजर द लेंथ। पुराने वक्त में लोग कैसे मेज़र को नापते थे। उनके पास तो मीटर टेप वगैरह था नहीं, तो वो बड़ा ही आसान तरीका यूज़ करते थे अपने शरीर का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्यूबिट लेंथ है, ये 2 क्यूबिट लेंथ है, ये 1 डिजिट का लेंथ है, ये पाम लेंथ है, ये फुट लेंथ है। उसी तरीके से वो अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग चीज़ों का, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे, रस्सियों का या स्प्रिंग का इस्तेमाल करते थे।
फुट स्टेप का इस्तेमाल करते थे, कदमों का, और कंपैरिजन करते थे। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने के लोग लंबाई को नापते थे। ये बहुत सटीक तरीका नहीं था पर काम चल जाता था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर? 5 किलोमीटर के बराबर कितने मीटर होते हैं और 50 किलोमीटर के बराबर कितने मीटर? तो किलोमीटर में से मीटर करना है तो मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल्स टू 5000 एंड 50 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल्स टू 50,000। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप कैसे साबित करेंगे कि हवा जो है वो जलने के लिए ज़रूरी है? तो बड़ा ही सिंपल है, मोमबत्ती लीजिए और उसके ऊपर उल्टा झार रख दीजिए। जब भी आप उसके ऊपर उल्टा झार कांच का रख देंगे तो जितनी अंदर ऑक्सीजन होगी तब तक वो जलेगा, उसके बाद वो बुझ जाएगा। तो यही हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिससे हम बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एयर ठीक है, पर एयर की जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा सही है। एक्सप्लेन विद द एक्टिविटी के सहारे समझाइए, 4 मार्क के लिए। एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रिपेयर अ पिन होल कैमरा? बताइए कि पिन होल कैमरा आप कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है, 2 सिलेंडर शेप ले लीजिए या तो 2 जूते के बक्से ले लीजिए। एक तरफ छेद कर दीजिए, एक तरफ पर्दा बना दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो आपका पिन होल कैमरा बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो ये जब आप करें तब आपको फिगर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू मेक अ मॉडल ऑफ पेरिस्कोप? पेरिस्कोप बनाना भी काफ़ी आसान है। आपको एक ऐसा बड़ा सा एस शेप का, या तो आप कार्डबोर्ड से बना सकते हो या तो आप पाइप से बना सकते हो, दोनों चीज़ें चल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे ये कोने बन रहे हैं एस का, वहाँ पे 45 डिग्री पे आईना लगा देना है और एक आईना यहाँ पे 45 डिग्री पे लगा देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ऊंचाई से भी ऊंचा अगर आपको कुछ देखना है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दीवाल के उस पार क्या है वो आपको देखना है तो आप पेरिस्कोप के मदद से इस तरीके से देख सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी फिगर बनानी ज़रूरी है। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप। मान लीजिए आपको लोहे की पट्टी दे दी गई है, आप उस लोहे की पट्टी को मैग्नेट में कैसे बदल देंगे, मैग्नेट कैसे बनाएंगे उसमें से? सिंपल सी बात है, मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट आपके पास है उसको एक ही दिशा में 20 से 30 बार घिसिए। एक ही दिशा में कितनी बार? 20 से 30 बार रिपीटेटिवली घिसिए, तो वो जो आयरन का बार है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वाई द स्टोरी, सॉरी, राइट द स्टोरी ऑफ हाउ मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड। वो कहानी बताइए जिसकी वजह से मैग्नेट को खोजा गया था। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता ही होगा कि ग्रीक की बात है, ग्रीक लेजेंड की बात है जिनका नाम था मैग्नेटिज्म। अच्छा, ग्रीक लेजेंड की बात है जहाँ पे मैग्नेटिज्म सबसे पहली बार खोजा गया था। एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नस, और यही जो है वो मैग्नेशिया के शहर में जो कि ग्रीस में पड़ता है वहां पे रहता था। मैग्नस वॉज हर्डिंग हिज शिप। वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था पहाड़ों के ऊपर। अचानक से ऐसा हुआ कि उसने अपनी लाठी जिसके छोर पे एक लोहा लगा हुआ था, वो जो है वो एक पत्थर के ऊपर चिपक गया। राइट, द आयरन इन हिज स्टिक एंड नेल्स हैड बिकम अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक रॉक। उस लकड़ी के छोर पे जो लोहा था वो उस पत्थर के तरफ आकर्षित हो रहा था। द स्टोन वॉज नेम मैग्नेटाइट, और उन्हीं पत्थर को नाम दिया गया सबसे पहले मैग्नेटाइट, आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड और द कंट्री इट वॉज फाउंड इन। माना जाता है कि ये शेफर्ड का नाम था इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रखा, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो मैग्नीशिया में ढूंढा गया इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। इट वॉज ऑल्सो नोन एज अ लोड स्टोन। इसको लोड स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि इट इज़ एट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, और लोड का मतलब होता है आयरन, लोहे का पत्थर, क्योंकि ये लोहे की तरफ आकर्षित होता है इसलिए इसको लोड स्टोन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई फ्यूज्ड बल्ब विल नॉट ग्लो। बताइए कि फ्यूज हुआ बल्ब, खराब हो गया बल्ब, जलता क्यों नहीं है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे बल्ब जो है वो खराब हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रिंग जो है वो टूट चुकी है, और इसके टूटने की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाती, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और इसी कारण की वजह से फ्यूज्ड बल्ब जो है वो जल नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं। डिटेल में आंसर दीजिए, 4 मार्क के लिए।
वॉट स्टेप्स विल यू टेक टू कीप एयर क्लीन? आप हवा को साफ रखने के लिए क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि बस, ट्रेन वगैरह, स्टॉप बर्निंग वेस्ट, कचरा नहीं जलाएंगे, बिजली को बचाएंगे, फायर क्रैकर्स को नहीं जलाएंगे, और सीएनजी और एलपीजी का प्रमोशन करेंगे, पेट्रोल डीजल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हवा को आप साफ रख सकते हैं। What precautions you will take while working with an electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ काम करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? तो ध्यान रखिए कि हमेशा लो वोल्टेज पे ही काम करिए, क्योंकि यू मतलब वो इलेक्ट्रिशियन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। तो जब आपके बिजली से कोई भी आप खिलौने से काम कर रहे हो तो लो वोल्टेज और लो करंट के ऊपर छोटी वाली बैटरी से ही काम करिए। वर्क विद ड्राई हैंड्स, हमेशा सूखे हाथों से काम करिए और सूखी जगह पे काम करिए। सेफ क्लोथिंग, कपड़े सुरक्षित पहनिए, गीले कपड़े ना पहने। कीप द एरिया टाइडी, जहाँ पे काम कर रहे हैं वो साफ सुथरा रखिए। ऑलवेज हैव एन एडल्ट और टीचर प्रेजेंट टू सुपरवाइज द एक्सपेरिमेंट, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो माँ बाप के सामने या टीचर के सामने करिए, ताकि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपको वो लोग बचा पाए। आगे बढ़ते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मोड ऑफ डिफरेंट रोड, वाटर एंड एयर। दो दो एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए रोड ट्रांसपोर्ट के, पानी के ट्रांसपोर्ट के और हवा के ट्रांसपोर्ट के। तो आपको पता ही है कि रोड के ऊपर गाड़ी और बस जो है वो रोड के ऊपर चलती है। पानी की बात करें तो बोट और शिप, और हवा की बात करें तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। ये कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू से दैट एयर इज ट्रांसपेरेंट? आप कैसे बता सकते हो कि हवा जो है वो पारदर्शी है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वी कैन सी थ्रू इट, हम उसके आर पार देख सकते हैं। वेन वी लुक आउटसाइड वी कैन सी ट्रीज, जब हम बाहर देखते हैं तब हमें पेड़, बिल्डिंग, आसमान, ये सारी चीज़ें आराम से दिख जाती है। एयर डजेंट ब्लॉक अवर विजन, हवा जो है वो हमारी नज़र को ब्लॉक नहीं करता दीवारों के जैसे या फिर पर्दों के जैसे। दिस मीन्स दैट लाइट कैन ट्रैवल थ्रू द एयर विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड। इसी वजह से रोशनी जो है वो हवा के माध्यम से आराम से निकल जाती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अलोविंग टू सी दैट आर फार अवे, और उसी वजह से हम दूर तक देख सकते हैं। सो वी से दैट एयर इज ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट लेट्स लाइट पास थ्रू इट। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हवा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि रोशनी उसके आर पार निकल जाती है, जैसे कि क्लियर ग्लास के आर पार निकल जाती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। The handles of the tools like screwdrivers, pilers used by electricians for repair work usually have a plastic or rubber covers on them. इलेक्ट्रिशियन जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि रेफरेंस के लिए मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई है, उनके छोर पे या तो रबर का या तो प्लास्टिक का कवर ज़रूर होता है। ये सीधा सा कारण है क्योंकि ये सारे इंसुलेटर्स है, तो अगर झटका लग भी जाता है तो इलेक्ट्रिशियन को नहीं लगेगा, ये जो है वो दीवार की तरफ बिजली के झटके को रोक लेगा, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट वेदर द बल्ब विल ग्लो और नॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन अलग अलग सिचुएशन में, हालांकि जवाब दिया हुआ ही है कि इसमें और इसमें चलेगा और इन चारों में नहीं चलेगा। तो सीधा सा है कि अगर सर्किट कंप्लीट होती है तो बल्ब चलेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तो बल्ब नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो सर्किट टूटी हुई है, यहाँ पे यहाँ टूटी हुई है, यहाँ पे दोनों टर्मिनल एक नेगेटिव में ही डाले हुए हैं, पॉजिटिव से लिया ही नहीं है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में डाली है, नेगेटिव में नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे और यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, चाहे आप ऊपर नीचे करें, नीचे ऊपर करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सर्किट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन दोनों केस में चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर से करें। अगर आपको कोई डाउट छूट जाता है तो इसको कमेंट ज़रूर से करें, और अपने एग्ज़ाम में दूसरे दोस्तों तो पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर से करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पुराने साल के पेपर चाहिए, म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड सूरत के स्टैंडर्ड 3 से लेके 8 तक इंग्लिश मीडियम के सारे ही सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, और उसमें पुराने नए सारे ही पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।